सबसे पहला सांस्कृतिक बुद्धि। मैं इस बात पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपको लगे कि अगर इसने रटा है इसकी याद तो हमारे भी हो सकती है, इतना ही है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक बुद्धि, अब सांस्कृतिक बुद्धि लिखते आपको सांस्कृतिक प्राचाल नाम जरूर याद रखना। प्राचाल वर्ड, एक प्राचाल, ये कीवर्ड है सांस्कृतिक प्राचाल, सांस्कृतिक प्राचालों के प्रति। अब सांस्कृतिक प्राचाल अपने किए थे, बहुत सारे हो सकते हैं, तो सबसे पहले कौन सा किया था आपने? रीति रिवाज। रीति रिवाज एक लंबी टर्मिनोलॉजी है, तो सांस्कृतिक प्राचालों, तो देखो रीति रिवाज ऐसे लिखा जाएगा शायद। अब रीति रिवाज के बाद में भाषा आएगा, भाषा के बाद में भाषा की क्या करेंगे? अभिव्यक्ति। अब एक सेकंड, मैंने कहा कि रीति रिवाज कैसे है? आपकी भाषा की अभिव्यक्ति से पता लगेगा। समझ में आ गई बात? ये तो मैं इसको नंबरिंग डाल देता हूं, 1 2 3, ये तीनों एक ग्रुप में हो गए। फिर अगला ग्रुप कौन सा है? कला साहित्य। अब देखिए, स्टूडेंट 3 ही सब्जेक्ट ले सकता है, या तो आर्ट्स का लेगा या कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट ले लेगा। तो कला साहित्य। अब सुनिए, सांस्कृतिक प्राचाल, रीति रिवाज, भाषा, अभिव्यक्ति, कला साहित्य, क्या इनमें जो उपलब्धियां आपने हासिल की हैं या इनमें जो जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनके अनुसार खुद को ढाल लेना। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? तो सांस्कृतिक प्राचाल, रीति रिवाज, भाषा, अभिव्यक्ति, कला साहित्य में उपलब्धियों के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि का ढलना ही सांस्कृतिक बुद्धि कहलाता है। समझ में आ गया? अब ये सारी चीजें और इनमें जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां, इनके अनुसार खुद की स्वयं की बुद्धि का ढलना, स्वयं की बुद्धि ढलना, बुद्धि ढलना। प्लीज आप इसको समझने का प्रयास करो। मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर देके आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो इसको याद करना है एग्जैक्टली। ऐसा लिखेंगे तो सच में भर के नंबर आएंगे। अब इतना काम हो गया। ये मान लीजिए 15 शब्द में क्वेश्चन है, आपने इतना लिख दिया, फिर भी फंसा क्या हो एक नाम स्टनबर्ग, कैसे भी फंसा क्या हो, एग्जामिनर को ये संदेश दे दो कि देख मुझे स्टनबर्ग का पता है कि उसने सबसे बड़े, मतलब जैसे मान लीजिएगा कि गति के कोई नियम आए साइंस में एग्जाम, और फिर वहां पे आपने न्यूटन अगर नाम नहीं लिखा तो एग्जामिनर को लगा कि यार ये लिख तो रहा पर ये अधूरा लिख रहा है, तो न्यूटन आपको लिख देना है। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये इसलिए कुछ ऐसे विचारक होते हैं कि जिनको आपको कैसे भी करके उसको, जैसे मान लो कर्तव्य आया फिर कांट नहीं लिखा तो फिर उसको लगेगा यार इसने ठीक से ये यार ठीक नहीं लग रहा, एग्जामिनर को लगेगा। तो कांट वहां पे लिखना ही लिखना, अगर कर्तव्य आ गया तो आपको कांट डालते ही पक्का समझ में आ जाएगा, अच्छा यार इसको पता है इस बात का, ठीक है ना। तो कुछ विचारक होते हैं जिन्होंने पूरा जीवन उन चीजों को दिया है, तो फिर उसका नाम अपन को लिखना चाहिए। तो फिर आपको 2 विचारकों के नाम लिखने अलग से, एक लिखना स्टनबर्ग और एक वाइगोटस्की। स्टनबर्ग ने कहा कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, और वाइगोटस्की ने थोड़ा सा कैटेगराइज किया कि कुछ प्रारंभिक मानसिक क्रियाएं होती हैं, कुछ उच्च मानसिक क्रियाएं होती हैं। प्रारंभिक मानसिक क्रियाएं हर कोई करता है, उच्च मानसिक क्रियाएं होती है ना, वो प्रतिफल होती है किसका? संस्कृति का। समझ में आ गई? फिर एक लाइन लास्ट अगर जगह हो तो लिख देना कि पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्कृतियों में इसके मानक भी अलग अलग निर्धारित किए हुए। उत्तर कंक्लूड करना आपका काम हो जाएगा पूरा। तो वापस सांस्कृतिक प्राचाल शब्द लिखना है, फिर 3 और 2 5, उसमें रीति रिवाज लिखना, भाषा लिखना, अभिव्यक्ति लिखना है। फिर 2 कला साहित्य में उपलब्धियों के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि का ढलना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक बुद्धि कहलाता है। फुल स्टॉप। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे स्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद वाइगोटस्की लिखना है। कुछ प्रारंभिक मानसिक क्रियाएं सर्वत्र उपलब्ध होती हैं, उच्च मानसिक क्रियाएं किसका प्रतिफल होती है? संस्कृति का प्रतिफल होता है। गैर पश्चिमी और पश्चिमी संस्कृति में उसके मानक अलग अलग है। ये कौन सा हो गया? सांस्कृतिक बुद्धि हो गया। समझ में आ गया? तो ये प्राचाल शब्द और ये 5 शब्द कुछ भी करो पर याद करो, शॉर्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो जैसे प्राचाल लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। देखो मैं इस प्रकार याद करता हूं, ये भी बताऊं आपको। जैसे सांस्कृतिक प्राचाल लिख लिया तो फिर 5 चीजें याद कर लेंगे कि प्राचाल के बाद 5 चीजें थी पक्का, फिर 2 थे, 2 विचारक थे, और गैर पश्चिमी और पश्चिमी संस्कृतियां 2 थे, तो 5 फिर 2 ऐसे याद करना आपको, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि सांस्कृतिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो विभिन्न कल्चर में, जैसे कोई आदमी मेवाड़ में है तो मेवाड़ की तरह रह जाए, इसी कल्चर में वो ढल जाए, खुद को एडजस्टमेंट कर ले। फिर मारवाड़ में जाए तो मारवाड़ की तरह, ढूंढाड़ में जाए तो ढूंढाड़ की तरह, हाड़ौती में जाए तो हाड़ौती की तरह, वो जहाँ भी जाएगा उसके अनुसार अपने खुद को ढाल ले, सारी संस्कृतियों में
सामंजस्य स्थापित कर ले। और एक प्रशासनिक जीवन में सांस्कृतिक बुद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 2 साल से 3 साल से ज़्यादा एक आरएएस अधिकारी को एक जगह पोस्टिंग नहीं मिलती, उसके बार बार ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो नई नई संस्कृतियों में जाना, उसके अनुसार खुद को ढाल लेना, लोगों को ये एहसास दिलाना कि प्रशासक कोई विदेशी नहीं है, अपनी संस्कृति का आदमी है। जैसे गांधी जी ने सांस्कृतिक बुद्धि का कहाँ पे प्रयोग किया कि वो सबसे पहले जब चंपारण में गए तो उनको लगा कि यार किसान पास ही नहीं आ रहे हैं। किसानों को लगा कि यार एक बैरिस्टर इंग्लिश बोल रहा है, कोट पैंट में आया है, बाहर दक्षिणी अफ्रीका से आया है, तो ये अपने प्रॉब्लम्स को क्या, ये किसानों ने कहा कि सर आप क्या जानो किसानों की प्रॉब्लम, बात तो ठीक थी उनकी। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो सारा सब कुछ वेब मिलर को बोल के सारा चेंज कर लिया सब कुछ, और कपड़े उपड़े ठीक। मोदी जी की को देखना, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग एनी ना पॉलिटिशियन, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। या मोदी जी क्यों, राहुल गांधी जी को देख लीजिएगा, जहाँ पे जाएंगे वहाँ की टोपी लगा लेंगे लोग। जैसे बंगाल में गए तो आपको कुछ बंगाली टाइप के, ये जैसे ये साक्षात रविंद्रनाथ टैगोर हैं वैसे लगने लग जाएंगे, ठीक है ना, उनकी टोपी लगा लेंगे। या फिर आप उधर असम की तरफ जाएंगे तो वो ना सर पे जो वो लगा के रखते हैं ऐसे कुछ फूलों वाला, या फिर गमछा टाइप इस प्रकार धारण कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक बुद्धि को जो दर्शाता है कि मैं अगर मान लीजिएगा कि अपने तो क्या आप सारे एक बराबर एज के, पर मान लीजिए आप कोटड़ा कुकावास या फिर इधर फलास या जाडोल या गोकुंदा इधर चले जाओ आप, तो आप अगर वो जिस प्रकार रह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके अनुसार कपड़े पहने या थोड़ी सी उनके अनुसार बात करें, ये अपना आदमी है, ठीक है ना। इसीलिए तो प्रशासनिक अधिकारियों के और उनके बीच में थोड़ी सी दूरियां हैं, क्योंकि पहली बात तो मेवाड़ की भाषा नहीं आती उधर वाली, और दूसरी बात प्रशासनिक अधिकारी वैसे कपड़े थोड़े कैसे ही पहन सकता है ना। इसलिए सांस्कृतिक बुद्धि का एक प्रशासनिक जीवन में महत्व है। आप इसको थोड़ा सा ऐड करके गांधी जी वगैरह का एग्जाम्पल अगर कहीं जगह मिले तो आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगली बुद्धि कौन सी थी, सामाजिक बुद्धि थी क्या, संवेगात्मक बुद्धि। क्या है संवेगात्मक बुद्धि? और प्राप्त सूचना के अनुसार स्वयं के व्यवहार व चिंतन को निर्देशित करने की योग्यता। किसी विचार का नाम बताया था, शलोबी और मेयर, और लास्ट डेनियल गोलमैन। तो जब भी संवेगात्मक बुद्धि का नाम आए, संवेगात्मक बुद्धि का नाम आए तो आप क्या याद रखेंगे कि स्वयं के और दूसरे के संवेगों को सबसे पहले क्या करना, पर्यवेक्षण करना। ये वर्ड आपको लिखना है। तो अब इसको भी याद करते हैं, संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले था स्वयं के और दूसरे के संवेगों को क्या करना, पर्यवेक्षण। फिर पर्यवेक्षण का मतलब उनको देख लेना। तो स्वयं के तथा दूसरों के संवेग क्या होता है, इमोशन। अब मेरे खुद के इमोशन, आपके खुद के इमोशन, तो सबसे पहले कोई भी टीचर क्लास में आएगा तो सबसे पहले खुद के तो देखेगा ही देखेगा, उसकी बीपी आई हुई होती रहती है, खुद के इमोशन तो चेक करेगा ही वो कि मैं ठीक हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, जो नए टीचर्स पढ़ाते हैं। तो और फिर जैसे मान लीजिए कि अच्छा आपके समय कैसे हैं, तो आपके समय देखना, खुद के समय देखना, तो स्वयं के पर्यवेक्षण का मतलब केवल देखना होता है, ठीक है। सही, प्री जोड़ ईक्षण से कुछ ऐसा शब्द बनेगा, तो ईक्षण मतलब देखना ही होता है। तो खुद के और दूसरे के स्वयं को क्या करना, पर्यवेक्षण करना। फिर आगे विभेदन, ठीक है। विभेदन का मतलब उनमें डिफ्रेंशिएट करना, उनमें अंतर करना। कि जैसे कोई बच्चा ना उदास हो रहा क्लास में कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो इधर टीचर भी रोने लग गया कि यार तेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। तो वो ऐसा नहीं होता है कि उनमें विभेदन तो बहुत जरूरी होता है ना भाई, कि आपके समय और इधर वाले समय, उन दोनों में क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो कितने कीवर्ड हो गए, 2। अगला, अब पहला पर्यवेक्षण हो गया, फिर उन्हें डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट किया तो कुछ तो इधर से सूचना आएगी ना, मैंने देखा, मैंने अंतर किया, मेरा काम पूरा हो गया। जैसे मान लीजिएगा, इसको बहुत प्रैक्टिकली याद करो, याद हो जाएगा, मैं भी बोल रहा हूँ। जैसे अपनी क्लास को यूटिलाइज करो, और अपन को याद करना सामयिक बुद्धि, वो सांस्कृतिक बुद्धि याद हो गया ना, सांस्कृतिक प्राचार्य, फिर 5 चीजें थी, फिर 2 थे, याद हो गया। अब संवेगात्मक बुद्धि याद करो, अपनी क्लास को यूटिलाइज करो। चलो कि जैसे मान लीजिए कि क्लास में मैं इधर खड़ा हूँ, आप इधर हैं, तो कुछ सूचना मेरी तरफ से जाएंगी, कुछ आपकी तरफ से आएंगी। तो मेरे क्लास में आते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पर्यवेक्षण करना, आपको देखना, सबसे पहले पर्यवेक्षण करना, और फिर आपकी जो फीलिंग्स है उसमें करना। मेरा काम पूरा हो गया। अब इधर से कुछ आएगा क्या, आएगा ना, सूचना आएगी इधर से, ऑब्वियस सी बात है, इंफॉर्मेशन तो इधर से ही तो आएगी। मेरी तरफ से 2 काम पूरे, फिर आपकी तरफ से 1 काम। तो स्वयं के दूसरे के संवेगों का पर्यवेक्षण करना, उनमें विभेदन करना, और यहां से जो सूचना मिल रही है उन सूचनाओं को मैं क्या करूंगा, अब
मेरे व्यवहार और मेरे चिंतन को क्या करूंगा मैं, निर्देशित करूंगा। ये क्या कहलाता है, संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। समझ में आ गया क्या? तो स्वयं के वापस यूटिलाइज करो क्लास को, क्योंकि बात संवेगों की चल रही है, इमोशंस की चल रही है। तो टीचर आएगा, सबसे पहले खुद के और दूसरे के संवेगों को देखेगा, उनमें अंतर करेगा। इधर से जो इमोशंस मिल रहे हैं, इधर से जो मिल रहे हैं, उनसे सूचना प्राप्त करके मैं मेरे व्यवहार को निर्देशित करूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का चेहरा लटक रहा है, एक का लटके तो कोई बात नहीं, 5-6 का लटक रहा है कि यार ये क्या पढ़ा रहा है यार, तो फिर मुझे लगा कि मेरे दिमाग में क्या संकेत आएगा इधर से कि यार इनके समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं मेरे व्यवहार को उस प्रकार से गाइड किया। किसी के साथ आपने मजाक किया, कोई भी ऐसा मजाक किया, किसी दोस्त के साथ मजाक किया, फिर आपको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो आप तुरंत अपना मस्तिष्क को संकेत देगा कि इसको मैनेज कर कैसे भी करके। तो वहां से जो सूचना मिली है उससे मैं क्या करूंगा, वैसा ही अगला अगला मजाक करते जाऊंगा, मेरे व्यवहार को थोड़ा कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल तो स्वयं के और दूसरे के संयोगों का पर्यवेक्षण करना, उनमें विभेदन करना, प्राप्त सूचना के अनुसार अपने व्यवहार चिंतन को निर्देशित करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोगात्मक बुद्धि। समझ में आ गया क्या? आपको ऐसे याद करना है, ऐसे लिख के आना कॉपी में, सोचना नहीं, एग्जाम में पेन चलेगा आपका फटाफट। समझ में आ गया? अब संवेगात्मक बुद्धि का नाम आता है, आपको कितने विचारकों के नाम याद रखने, कौन कौन से हैं वो? एक तो स्लोबियो मेयर और एक और गोलमेन। समझ में आ गया? तो दोनों बुद्धि ठीक समझ में आ गई। अब तीसरा क्या था सर? अब एक इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, बताइए सर, बोल दो यार। हाँ तो दे दो यार, ऐसा क्या। चलिए अब इसके बाद में अगली कौन सी बुद्धि थी, या भावनात्मक लिख दूं क्या? ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, हमने पढ़ाई है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसमें क्या था? संज्ञानात्मक बुद्धि का मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था? संज्ञानात्मक बुद्धि आते, आपको एक नाम याद रखना है, प्याज। होता क्या है संज्ञानात्मक बुद्धि, किसे कहते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि, बताओ? अपने तथा दूसरों के संयोगों को क्या करना, पर्यवेक्षण करना। हाँ है, अरे तो इसमें देख के मत बताओ। हाँ चलो अच्छा। तो मतलब जैसे ही संज्ञानात्मक बुद्धि भावनात्मक बुद्धि है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कोई भी संदर्भ देखो, उसके प्रति आप क्या होने चाहिए, संवेदनशील होने चाहिए। देखो मुझे जितना याद है, अब हो सकता है कि आपको बताने के बाद तो मैं एग्जैक्टली वैसा बता दूंगा कि संदर्भ के प्रति आप संवेदनशील होने चाहिए, फिर उसके प्रति आपकी समझ होनी चाहिए, फिर आप में कम से कम इतनी योग्यता हो कि उस समस्या का आप समाधान कर डालो, और कम से कम इतना आपके पास क्षमता हो कि आप प्रभावी संप्रेषण कर लो। इसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाता है। ठीक है। और फिर प्याजे ने कहा कि किस प्रकार से संज्ञानात्मक बुद्धि का डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस प्रकार से चार जो अवस्थाएं बताई थी बालक की, जिसमें एक पेशी अवस्था थी, फिर शायद एक था, एक पूर्व मूर्त था, एक मूर्त थी और एक और थी। चार उन्होंने 4 स्टेजेस बताए, जिनमें 4 स्टेज में इसका विकास होता है। वो याद नहीं करना, इसलिए जरूरत पड़ेगी नहीं। ये हो गया आपका संज्ञानात्मक बुद्धि। अब लास्ट अपना आता है, उसका नाम क्या है? सांस्कृतिक बुद्धि। ये थोड़ा सा याद रखना। सामाजिक बुद्धि, सॉरी, चौथा है अपना सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होता है? ये तो बहुत आसान है यार। सामाजिक बुद्धि देखिए, अब सामाजिक बुद्धि भी याद आए तो आपको मैंने ऐसा बताया था कि ये समाज हो गया, इधर से एक व्यक्ति है, थोड़ा व्यक्ति के पैर लंबे हो गए, ये व्यक्ति है, तो ये सबसे पहले का काम करेगा, सोशल ऑर्डर का क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब इसको याद रखो ना, सामाजिक बुद्धि का नाम लेते ही इतना शानदार चित्र कोई बना नहीं सकता, जबकि मैंने ड्रॉ किया आपके लिए। तो इधर से देखेगा कि ये जो सोशल ऑर्डर इसका क्या करेगा? ये सम्मान, रिस्पेक्ट करेगा। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब इसमें अंदर कौन कौन से होते हैं? थोड़े बड़े, थोड़े छोटे, थोड़े गरीब से, तो कुछ और ही बन गया। तो इधर छोटे, बड़े तथा वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता, इनके प्रति कमिटमेंट होगा इसका कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने छोटे, बड़े तथा वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता। इतनी बात ठीक है।
अब आप थोड़ी फैंकालॉजी कर सकते हो क्योंकि मेन पॉइंट आप लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में आप ये कर सकते हो कि दूसरों की परवाह करना, चिंता मत लिखना, परवाह लिखना, दूसरों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान करना, संबंध अगर ठीक भी नहीं है तो कार्यात्मक संबंध बनाए रखना, संबंधों का सकारात्मक समाधान ढूंढना और किसी के कार्यों का उचित फीडबैक देना ही सामाजिक बुद्धि है। थार्नडाइक ने इसी बुद्धि का प्रकार बताया। इतनी चीज लिखेंगे तो सारे पॉइंट आगे आपके क्लियर हो गए। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, थोड़े से एक्टिव हो जाओ ना यार। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। दूसरा, अपने से छोटे बड़े तथा वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता। आप बोलना मत, गड़बड़ हो जाएगा, साथ में मत बोलना है ना। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, फिर छोटे बड़े और वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता, फिर फैंकालॉजी क्या लिखेंगे, दूसरों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान करना। कि जैसे मान जो घर में के छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अपन इस बार तो होली ऐसे मनाएंगे। अरे चुप रहे, तुमने होली मनाई है क्या कभी? हम बड़े, हमें पता कैसे मनाई जाती है। उसके परिप्रेक्ष्य का सम्मान कर लो ना, कि ठीक है करना तो आपको अपने हिसाब से ही है, उनकी भी मान लो, चाहे करो मत उनकी मान लो, तो दूसरों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान करना। फिर अगली बात, थोड़ी सी परवाह करना। कई लोग ऐसे होते होंगे आपके सोसाइटी में, आपके दोस्त, कि जैसे आप बीमार हैं तो वो 2-3 बार पूछ लेते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, या आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ परवाह, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपकी चिंता है पर वो ध्यान नहीं देते कि चलो ठीक ठीक हो ही जाएगा, जुकाम ही तो लगे 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा यूं। तो अपन कहते हैं कि यार तूने पूछा नहीं मैं बीमार था, तूने पूछा ही नहीं, यार कौन सा मर रहा था, तो जुकाम ही तो थी, ठीक हो गया क्या ऐसा। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर उनके सामाजिक संबंध उनको बहुत गहराई से समझने वाले तो उनसे वो कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे। पर कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो थोड़े से दूर में होते हैं, वो लगेगा यार मुझे पूछा तक नहीं। समझ में आगे बात ये, ठीक है। तो दूसरों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान करना, दूसरों की परवाह करना। अब कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं तो अपन तो कहते हैं कि बस अब हो गया ना, बस नंबर डिलीट कर दो उनके। फंक्शनल रिलेशन होते हैं, कार्यात्मक संबंध बनाए रखो। क्या पता वो भी मेंस दे रहे, आप भी मेंस दे रहे हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, फिजिक्स में अच्छी कमांड है और फॉर्चुनेटली 7-7 नंबर आ गया, और मैडम इतनी शांत थी कि कुछ भी करो। तो फिर आप न्यूटन का नियम पूछोगे तो पता ना किसका नियम बताएंगे आपको। इसलिए एटलीस्ट फंक्शनल रिलेशन। आरएस मेंस में ऐसा होता है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में एक लाइन लिखी तो काम हो गया। जैसे मान लीजिएगा कई बार क्वेश्चन आते हैं कि किसी मुगल कालीन किसी 2 बुक्स का नाम लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब बंसल सर जैसा पास बैठा तो उसको सर बताओ 2 बुक, तो बता ही देंगे 2 बुक ऐसा क्या है। और अगर मान लो संबंध ठीक ठाक नहीं है तो फिर मौर्य कालीन लिखवा देंगे कि पहला दूसरा क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव छोटा आएगा। एग्जाम लगे इस बेटे को छोटे वाला प्रश्न नहीं पता तो बड़े वाला क्या खाक करेगा, ठीक। तो इसलिए कार्यात्मक संबंध हमेशा बनाए रखो, ठीक है। वो कंडक्टर वाली बात भी याद रखना, ओके। अब अगला लास्ट क्या बचा अपना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे भी कम याद है, इसको समझ तो लें। किसी ने मुझे कल पूछा भी था, वो रुके भी नहीं फिर लास्ट में, वरना तो याद हो ही जाता। आध्यात्मिक बुद्धि। और आपको पता है ना पेपर आउट हो सकता है यहाँ पे, ये 2 नंबर में आएगा आपकी आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि का वैसे मतलब बताओ क्या होता है। जैसे मान लो आपने ये पढ़ा होगा, गीता में एक शब्द है स्थिति प्रज्ञ, है ना। इसका मतलब है कि व्यक्ति है ना, वो हर परिस्थिति में एक समभाव रखेगा। जैसे सुख दुख क्रोध ईर्ष्या घृणा, इनसे वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है, लाभ हानि सब में एक समान भाव, वो स्थिति पर की वाली अवधारणा आध्यात्मिक बुद्धि है। अर्थात बाहरी पर्यावरण से बिना प्रभावित हुए, बिना अपन तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट का मतलब ये क्लाइमेटोलॉजी नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि बाहरी पर्यावरण का मतलब ये होता है कि आपका अपना जो सराउंडिंग है। जैसे इस क्लास में बैठे हैं सर, आप समझ नहीं प्लीज इसको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे इसमें लाइट भी है, इसमें हवा भी है, इसमें आसपास के लोग भी हैं, इसमें ध्वनि साउंड भी बाहर से आ रहा है, आपका यूजुअलाइजेशन भी हो रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि व्यक्ति बाहरी पर्यावरण से बिना ज्यादा प्रभावित हुए, बिना एक आंतरिक और बाहरी सामंजस्य को स्थापित करते हुए चेतना के उच्चतम स्तर को जो व्यक्ति प्राप्त कर ले, उसी का नाम क्या कहलाता है, आध्यात्मिक बुद्धि कहलाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, कि मतलब अपन कहेंगे कि ये बड़ा दार्शनिक टाइप का आदमी है। दार्शनिक टाइप का आदमी, इसका मतलब उसको वो स्थिति प्रज्ञ वाली अवधारणा है। अब स्थिति प्रज्ञ को आप वो करो, यूजुलाइज करो दिमाग में कि ऐसा व्यक्ति जो
मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं हो कि पीटी पास होते ही तो 3 दिन पार्टी कर रहा है कि बस अब तो अगली एसडीएम के लिए लिस्ट ढूंढ रहा है कि सबसे अच्छी पोस्ट कहाँ पे मिलेगी, और फिर मेंस नहीं होते तो बस वो अब तो आंसुओं की नदियां बहा देगा वो, इस प्रकार का बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन। प्री हो गया, हाँ ठीक है यार प्री हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। मेंस हो गया, हाँ यार अभी तो इंटरव्यू भी बाकी है ऐसे। तो इस प्रकार के लोग मतलब बहुत बहुत साम्यता देखी होगी उनके जीवन में, ना तो बहुत ज़्यादा हाहाकार खुश होते हैं और ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी। कई बार नई ड्रेस लाते हैं, स्टेटस लगा देते हैं कि नई ड्रेस लेके आ गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और घर में नमक कम है तो ऐसे मुंह लटका के स्टेटस डालेंगे, ऐसे 2 इमोजी बना के फिर स्टेटस डाल देंगे। तो क्या उसका क्या मतलब है, ना इतना फ्लैक्चुएट होने की जरूरत कहाँ पे है। उसी का नाम क्या है, अध्यात्म अर्थात संभाव की उदाहरणा। तो बाहरी वातावरण से बिना प्रभावित हुए, बिना एक आंतरिक और बाह्य शांति बनाए रखते चेतना के उच्चतम स्तर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, उसका नाम क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि है। शायद आप लिख लेंगे सर, कितनी बुद्धि होगी, 5। ये अपना एक सिलेबस का एक पार्ट पूरा हो गया जिसको कल अपने पढ़ा था। अब अगली बात करते हैं, अब अगली बात करेंगे पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है। एक बात और कई पूछ रहे थे सर को नोट्स वगैरह, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी से लिखवा रहा हूँ सारा का सारा। आपके शक हो तो उसका गूगल पे आप देख लेना। दूसरी बात यह है कि जो भी मुझे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का या अच्छी बुक्स में कोई भी लाइन मिली जो मुझे लगा कि काम की, उसको मैंने एड ऑन भी कर लिया है। बस आप इनको रट लीजिए, और 20 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो आपके एक क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी कहीं से भी ऐसा उठ पटांग दे दे घुमा के, पर बाकी आपके 15, 16, 17, 18 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ से। और इतने एक पोर्शन में आना पता ना कहाँ पहुँचा देता है। तो व्यक्तित्व में सबसे पहले अपन पढ़ा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, वाह क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो पहले बाहरी कारक, अब आंतरिक, आंतरिक प्लस बाहरी। जैसे सगाई करने जाते हैं, मूवीज में देखा ही होगा, तो लड़की के घर जाते हैं, लड़की चाय लेके आती है, तो बस लड़का तो लट्टू हो जाता है, वाह क्या लड़की है। फिर उसकी मम्मी कहती है बेटा जाओ जरा बहू, होने वाली बहू से बात करके आओ। फिर वापस सकते मम्मी वो बात नहीं है इसमें, तो वो बात नहीं मतलब ये नहीं है, इसलिए आप भी ध्यान रखना एसडीएम बनने के बाद, ठीक है ना। तो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों को एक साथ कंबाइन करके क्या किया जाता है, व्यक्तित्व है, ठीक है। अब अगली बात, व्यक्तित्व शब्द किस भाषा का है, नहीं ये तो है तो अंग्रेजी का ही, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व तो हिंदी भाषा का शब्द ना, व्यक्तित्व है, पर बना किससे है, पर्सनैलिटी से। और पर्सनैलिटी किससे बना है, परसोना से। और परसोना किस भाषा का शब्द है, लैटिन का, और इसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। मुखौटा, समझ में आ गए। तो पर्सनैलिटी, व्यक्ति, तो ये इतनी बात समझ में आ गई, ये काम का नहीं है, ये साइकोलॉजी है। फिर आपको याद रखना है व्यक्तित्व की अगली बात, कुछ और बताया था क्या व्यक्तित्व में आपको। अब इसके बाद में आपको 3 परिभाषाएं ध्यान में रखनी है पर्सनैलिटी को लेकर, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में बाहरी और आंतरिक दोनों गुण आएंगे। अब परिभाषाएं कितने विचारकों की याद करी थी अपन ने, 3 की, और 3 में 2 तो ठीक ठाक है, तीसरी थोड़ी सी ट्रिकी है, वो मेरे भी याद नहीं है। तो इसको मैं अगले पेज पे लेता हूं, देखिए। सबसे पहले परिभाषा, अब याद करने का प्रयास करो, वो अनारकली वाली फीलिंग मत लाओ कि हम जिला एकपुर और आप है नारकली, सुनाओ जो सुनाना, पूरे दिन आपके साथ हैं। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव, याद हो जाएगा आपके, वरना तो इतने में आधा टॉपिक नया करवा देता है, चलो सिलेबस तो हो ही गया इनका खत्म, पर याद करना आपको। जेपी गिलफोर्ड, जेपी क्या बताया इन्होंने, तो इसका मतलब कि व्यक्तित्व से आशय व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप बताया क्या, गुणों का समन्वित रूप। तो यही लाइन याद रख लो, गुणों का समन्वित रूप, गुण आ गया और समन्वित आ गया, इतना ही चाहिए, एग्जाम को अंडरलाइन कर देना। तो गुणों का समन्वित रूप, यार ये कैसे लिखा जाएगा, समन्वित रूप, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगले विचार कौन से हैं, वुडवर्थ।
इन्होंने क्या बताया? व्यवहार की समग्र अभिव्यक्ति बताया गया, व्यवहार की समग्र विशेषता। तो ये वारा उधर भी वारा है, तो व्यवहार की समग्र विशेषता। इसने गुणों का समन्वित रूप और व्यवहार की, अब मान लीजिएगा व्यक्तित्व में कुछ भी पूछा आपको, तो भी आपको फिर ये याद किए तो कहां काम में लेंगे इसको? कहां काम में लेंगे? कि जो भी व्यक्तित्व पर क्वेश्चन आता है तो आप ये सोच लो कि एक लाइन बचा के रखूंगा या रखूंगी, उसमें ये जरूर डाल के आऊंगा कि वुडवर्थ ने भी व्यवहार की समग्र विशेषता बताया, ऐसा ही लिख दो। चाहे वुडवर्थ ने समग्र विशेषता बताया, कुछ भी लिख दो। जैसे व्यक्तित्व की मान लो आपको निर्धारक पूछ लें, या व्यक्तित्व का मापन पूछ लें, या व्यक्तित्व की सामान्य परिभाषा पूछे, तो ये जरूर डाल के आना। इनमें से एक को सिलेक्ट कर लीजिए आप, या तो गुणों का समन्वित रूप या व्यवहार की समग्र विशेषता। अपना व्यवहार हो गया, और उसकी जितनी विशेषताएं होती हैं, व्यवहार का समग्र प्रदर्शन, व्यवहार की समग्र विशेषता क्या कहलाता है? पर्सनैलिटी कहलाता है, या गुणों का समन्वित रूप। तो व्यवहार की समग्र विशेषता, गुणों का समन्वित रूप, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब आएंगे अपने वो क्या नाम है उनका, ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने क्या बताया? व्यक्ति के अंदर मनोदेह दशाओं का गत्यात्मक संबंध है ना, जो पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन। ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पिछली बार पूछ भी लिया इसी को, पर फिर भी चलो प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के अंदर मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन, जो पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन। अब इसको 3 लाइन में से लेके व्यक्ति के अंदर ही है ना, 1, फिर मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन 2, और पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन। हालांकि 1961 में इन्होंने अपनी परिभाषा में परिवर्तन कर दिया था, और ये शब्द हटा दिया था, पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन। पर अपन कौन सी रीट किया, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि अपन को इतना पूछेगा, अपन को तो डेफिनेशन याद करनी है। तो व्यक्ति के अंदर मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन। 1-2 बार देखेंगे शायद याद हो जाएगा, पर इस पे जोर डालना पड़ेगा सर, कि व्यक्ति के अंदर तो होंगे, तो व्यक्ति के अंदर ही मनोदेहिक। अब इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, मनोदेह का मतलब ये शायद गुण संधि है, तो मन और देही दोनों हो जाएंगे, देह प्लस इक प्रत्यय होके भी आगे बढ़ाए, तो मन और देही, देही का मतलब बॉडी, तो मन और देहिक गुणों का गत्यात्मक को तोड़ते हैं तो गति और आत्मक बनता है। तो इसका मतलब कि डायनेमिक एक कंपोजिशन है, डायनेमिक एक संगठन है, जो पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करवाता है। अब इसको कैसे भी जोड़ तोड़ के याद कर लो कि व्यक्ति के अंदर किसका, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्ति के अंदर मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, इन शब्दों को तोड़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से याद हो जाता है कि ये यार ये क्या आ गया, पर ये जबकि मन और देह से बना शब्द है, और ये गति से बना हुआ शब्द है। संगठन तो ठीक है, संगठन, पर्यावरण भी ठीक है, अनूठा समायोजन। समझ में आ गया ना ये बात, कि व्यक्ति के अंदर मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन जो पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। समझ में आ गया? ये परिभाषाएं 3 हो गई, शायद लर्न हो गई होंगी। तो पहले व्यक्तित्व का अंतर जाना, आंतरिक और बाहरी दोनों कारक हो गए। परसोना से बना हुआ है, मुखौटा होता है। पहले ग्रीस, एथेंस, यूनान में जब भी जो नाट्य खेला करते थे वो मुखौटा यूज किया करते थे। इसके बाद में बताया कि आंतरिक और बाहरी दोनों गुण शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में 3 परिभाषाएं, उसके बाद में कुछ व्यक्तित्व है कि आपको विशेषता भी बताई थी। तो ठीक है ना, बुद्धि वाली विशेषता इधर नहीं है तो कॉपी पेस्ट करके चले जाना कि आंतरिक बाहरी दोनों का प्रदर्शन करता है। ठीक है ना, व्यवहार का समग्र अभिव्यक्ति होती है। ये वैसे तो क्वालिटी होती है, पर इसको आप इन्हांस भी कर सकते हैं। ये सारी विशेषता हो गई। ये सिलेबस में नहीं है, आप समझ तो पा रहे हैं ना मेरी बात? ये
सिलेबस में अब शुरू होता है व्यक्तित्व का। ये तो बेसिक अपने जान लिया, अब क्या करना वो देखिए। अब है व्यक्तित्व के प्रकार और शील गुण। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत। तो व्यक्ति, अब ये लिखा हुआ सिलेबस में, तो व्यक्तित्व का प्रकार और शील गुण। अब प्रयास ये करो बिना देखे बिना, हालांकि आप एक आंख से देख ही लेते हैं कि क्या क्या लिखा है, देखो नया कुछ नहीं है, पर प्रयास तो करो ना यार, याद हो जाए सही। तो प्रकार में क्या क्या पढ़ा था आपने? कौन कौन से प्रकार पढ़े थे? पहला किसका पढ़ा था? हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस का। तो सबसे पहला था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस हिप्पोक्रेटस ने कितने टाइप बताए? 4। पहला है उत्साही, फिर है श्लेष्मिक, तीसरा विवादी, चौथा कोपशील। इन सब का थोड़ा थोड़ा आपको पता है, अच्छा सा डायग्राम बनाना, एग्जामिनर को 4 चीजें बता देना। इसके बाद में हिप्पोक्रेटस के बाद में शेल्डन। शेल्डन शेल्डन ने कितने टाइप के व्यक्तित्व बताए? 3। कौन कौन सा? गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। गोलाकार की विशेषताएं, हंसमुख स्वभाव होगा, मृदुल स्वभाव होगा, सारे पानी पतासे वाले उसके दोस्त होंगे, समोसा बनाने से पहले वो फोन करेगा घर पे, मैडम तैयार हो रहे हैं, आ जाना चाहिए लेने। इस टाइप के आदमी खाने पीने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो हो गए। उसके बाद में तीसरा था चरक। चरक ने कितने बताए? 3। सात्विक, तामसिक और राजसी। आपको इनका बताइए, सबसे आलसी कौन से होंगे? तामसिक। और तुरंत चाहिए, क्रोध की भावना, असंतोष, राजसिक। शांत, सरल, सादा जीवन, उच्च विचार, अनुशासन, ये किसकी विशेषता है? सात्विक की। प्रशासक में कौन से गुण होने चाहिए? तामसिक, कि सोए हुए ना कर लेंगे काम, क्या ऑफिस तो जाना, चले जाएंगे। सात्विक गुण होने चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट में कौन से गुण होने चाहिए? देखो सात्विक तो मुझे लगता नहीं होने चाहिए। सात्विक होंगे तो फिर जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्या करना आरएस बन के, क्या हो जाएगा? बनने वाले 1000 बनते हैं हर साल, हम तो किसी को नहीं जानते। उदयपुर में टॉपर भी लगे हुए हैं, आईएएस भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि स्टूडेंट लाइफ में कौन सा गुण होना चाहिए? राजसिक। सात्विक तो थोड़ा सा होना ही चाहिए पढ़ते टाइम, पर राजसिक गुण होंगे तो आप में वो क्वालिटी विकसित हो जाएगी। सबको समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? युंग या जुंग। ये अच्छे साइकोलॉजी में अच्छे विचारक हुए हैं आपके मनोविज्ञान में, जिन्होंने कितने प्रकार के पर्सनालिटी बताया? 2। फर्स्ट वन इज अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। ये कल अच्छे से पढ़ाया था आपको। अंतर्मुखी पर्सनालिटी कौन से होंगे? जो अकेले रहना पसंद करते हैं, सामाजिक विमुखता पाई जाती है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार कम रखते हैं। बहिर्मुखता में जो मिलनसार व्यक्तित्व होते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व होता है, सहयोगशील होते हैं, सामाजिक उन्मुखता पाई जाती है ना? ठीक है जी। इसके बाद में अगला लास्ट, एक है रोजरमैन और दूसरा फ्रीडमैन। तो रोजरमैन और फ्रीडमैन ने कितने प्रकार बताए? टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए में कौन से व्यक्ति होंगे? जो अति अभिप्रेरित होंगे, अति उत्साहित हो जाएंगे। दूसरा, धैर्य की उनमें कमी पाई जाएगी। अब धैर्य की कमी होगी तो बीपी हमेशा बढ़ावा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा ही बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन टी के पैकेट घर पे बहुत सारे मिल जाएंगे उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। इसलिए टाइप ए के हो गए। टाइप बी में कौन सी पर्सनैलिटी आएंगी बताएं? जो टाइप ए में नहीं है। फिर एक विचारक हुए मोरिश, और मोरिश ने फिर आगे क्या बताया? टाइप सी। और टाइप सी किसके लिए प्रोन होंगे? कैंसर के। और फिर लास्ट बताया टाइप डी। टाइप डी में क्या होगा बताओ? तनाव अवसाद से ग्रस्त होंगे। ये प्रकार सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसे भी लिखा है तो आप लिख सकते हो बिना देखे भी, अब पूरा सारे एक साथ लिख सकते हैं, है ना। अब शील गुण, साइकोलॉजी में शील गुण का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शील गुण एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये आपको टॉपिक याद रखना, शील गुण वाला। और शील गुण में अपने कितने लोग पढ़े थे? 3। सबसे पहले पढ़ा था ओलपोर्ट। ये ओलपोर्ट याद रखना, पीछा नहीं छोड़ेगा, कल अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद में रेमंड व कैटल। तो रेमंड और कैटल
और फिर आइजैक पढ़ा था अपन ने, आइजैक। तो ऑलपोर्ट ने क्या बताया था? ऑलपोर्ट ने 3 गुण बताए, 3 सील गुण बताए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत लिखिए, यहां से जोड़ जोड़ के पूछेगा वो। रेमंड व केटल का सील गुण सिद्धांत बताएं, आइजैक का सील गुण सिद्धांत बताएं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस पूरा उड़ेल देना है, क्योंकि अपन को तो मेंस में लिखना पड़ेगा ना। इसलिए आलपोर्ट का पूछते ही आपको क्या बताना कि आलपोर्ट ने 3 प्रकार के सील गुण या 3 प्रकार के विशेषक बताए। कंफ्यूज कहां करेगा, वो विशेषक भी दे सकता है, विशेषक। तो ऑलपोर्ट ने कितने बताए? 3। पहला प्रमुख, दूसरा केंद्रीय और गौण। प्रमुख विशेषक कौन से होते हैं? जिनके चारों ओर व्यक्ति का व्यक्तित्व लगा होता है या निर्धारित होता है, या व्यक्ति के चारों ओर प्रमुख रूप से जुड़े हुए विशेषक होते हैं। गांधी जी, अहिंसा, हरिश्चंद्र, सत्यवादी। प्रमुख केंद्रीय विशेषक कौन से होते हैं? वो विशेषक जो जॉब रिज्यूमे में लिखे जाते हैं, नौकरी के रिज्यूम में, डीएफ में भरे जाते हैं, जैसे कर्मठ है, अनुशासन प्रिय है, सत्यनिष्ठ है, समय का पाबंद है। ये सारे कौन से हो गए? केंद्रीय। और गौण विशेषक कौन से होते हैं? ऐसे विशेषक जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ पसंद होता है, कुछ में कुछ पसंद होता है। जैसे मुझे आम खाना पसंद है, तो हो सकता है कि 2 साल बाद में आम खाना ही पसंद नहीं हो सकता है पहले मुझे पसंद ही नहीं था, दैट्स वाई। नेक्स्ट था रेमंड व केटल। तो रेमंड व केटल ने कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। एक होंगे केंद्रीय मूल या केंद्रीय, और दूसरा सतही। तो केंद्रीय मूल विशेषक होते हैं, वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं। और सतही जो विशेषक होते हैं वो समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं तथा मूल विशेषकों पर ही निर्भर करते हैं वो। और अंतिम आपको मैंने आइजैक बताया था। आइजैक ने आनुवांशिक व जैविक कारकों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को सील गुण के 2 प्रकार मुख्य रूप से बताए। उनमें वर्सेज लगा के, बनाम लगा के। पहला था अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, दूसरा था तंत्रिका तापित बनाम सावेगिक स्थिरता। ये अपना हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया था, 2 क्वेश्चन अभी मैंने छोड़े हैं। एक सील गुण की अपनी खुद की परिभाषा जो लिख के आनी है, और दूसरा बिग 5 फैक्टर थ्योरी, 5 पंचकारक सिद्धांत बताया था आपको। ये 2 लास्ट रह गए, फिर कल तक का पूरा अपना रिवीजन हो गया। तो चलिए वो दोनों और बता देता हूं आपको मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको प्लीज है ना, देखना नहीं, याद करना। तो सबसे पहले बिग 5 थ्योरी या व्यक्तित्व का वृहद पंच कारक मॉडल, बातें की। वृहद पंच कारक मॉडल, ठीक है सर। 5 कितने कारक थे? 5 कारक थे। सबसे पहला अनुभव के लिए खुलापन, नंबर 1 कि पापा मुझे तो कहा कि बेटा तेरी खुशी में हमारी खुशी। अनुभव के लिए खुलापन, नया अनुभव लेना जीवन में, ठीक है। दूसरा अंतर्विवेकशील, वैसे चौथा नंबर है पर कोई बात नहीं, अंतर्विवेकशील, ठीक है। अंतर्विवेकशील का मतलब वही इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी, खूब आगे का सोचते हैं, खूब आगे का विचार करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं, अंतर्विवेकशील। तीसरा बहिर्मुखी या बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता शब्द है, वही एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होंगी जो सिलेबस बनाते ही स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप पे, आज से बस पढ़ाई शुरू, अब आरएस ऐसे टिक 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 करके गाड़ी का निशान लगा के स्टेटस डाल देते हैं, 3 दिन बाद में पता नहीं क्या होगा, पर हाँ बहिर्मुखता। 2 और आपको याद रखने। चौथा एक वो तंत्रिका तापित और 5वां सहमतिशील।
तो तंत्रिका तापित वाले लोग छेड़ने की बारी है, बस उनको, वो तैयार बैठे हैं कि कोई तो मुझे छेड़े, फिर तो बस ठीक है। और सहमतिशील इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हाँ तैयार रहते हैं, भाई 2 मिनट में वहां चौराहे पे मिल जाना, ठोकर पे मारा हूं, उसको पूछा ही नहीं तू कर क्या रहा है भाई, वो ठीक है मिल जाना तू, उसको ये नहीं पूछते कि चलना है कि नहीं चलना है, तेरा एफएस पे चलना है, तेरा मूड है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, चटक में मिलना 15 मिनट बाद में आ रहा हूँ मैं, वो कह रहा है कि भाई नहा तो लेने, अरे आके नहा लेना, क्या है जीवन में ऐसे ही चलता रहता है, नहाना धोना, चल तू। इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं? सहमतिशील होते हैं। लास्ट बिग 5 थ्योरम 5 याद रख लेंगे आप लोग, लर्न करना है, रटना है। लास्ट अपना है वो है शील गुण का अपने अकॉर्डिंग एक परिभाषा कि सापेक्ष, इसकी एक डेफिनेशन याद रखनी है कि व्यक्तित्व अभ्यास से उन सापेक्ष व्यक्तित्व अभ्यास से अनन्य रूप से सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है जो विशेष परिस्थिति व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, कुछ ऐसे विशेषता प्रदान करते हैं, वो आपको एक डेफिनेशन याद करनी है। व्यक्तित्व अभ्यास से अनन्य रूप से सापेक्ष अनन्य रूप से उन स्थिर गुणों से है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ये क्या हो गया? एक कल आपने बताया था व्यक्तित्व वाली परिभाषा आपको लिख के आनी है, तो इसको भी तोड़ दो वापस, चलो याद ऐसा कि कौन से गुणों से है? अनन्य और सापेक्ष रूप से स्थिर हैं, जो कैसी परिस्थितियों में? विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं, परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं, विशिष्टता। हो गया सर? चलिए अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ, निर्धारक, अब वो हेडिंग डालते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक आपने हेडिंग डाली हुई है। व्यक्तित्व के निर्धारक में अपन करेंगे पहले बाह्य निर्धारक, फिर आंतरिक निर्धारक। चलिए इसको अपन लिखते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे कैटेगराइज कर लो। व्यक्तित्व के निर्धारक को 2 भागों में लिखवा दिया था शायद, कल बता दिया था, नहीं बताया? चलिए अब लिख लें, कल तो आपको जल्दी हो रखी थी तो। निर्धारक, ठीक है सर। कितने प्रकार के निर्धारक होंगे? 2। देखिए एक बात और बता देता हूँ, क्लास को बोरिंग करके मत पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा सुबह का जो टाइम होता है ना 10-11 बजे तक का, इस टाइम आदमी थोड़ा सा उस मोड में नहीं आ पाता, एक्टिव मोड में। तो आप आराम से रिलैक्स, किसी को जैसे पानी पी के आना, थोड़ा सा बाहर घूम के आना, तो ऐसे मत समझना चलती क्लास में कैसे उठूं, चलती गाड़ी से भी तो उतर जाते हो, निकल जाओ वापस आके बैठ जाओ, 2 मिनट मूड फ्रेश किया, बाहर घूमे, वापस आके बैठ गए। तो ऐसा नहीं लगे कि यार ये कब छोड़े तो मैं ब्रेक से बाहर जाऊं, तो फिर छोड़ने पे दिमाग का उधर सारा भाग उधर खर्च हो जाएगा। या मुझे बोलेंगे कि 2 मिनट दे दो, एक बार चक्कर लगा के जाए, वापस आ जाएंगे, दिमाग ठीक हो जाएगा। इसको कंटिन्यू कर, क्योंकि अपन को तो याद करना, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना होता तो फिर मैं पढ़ा देता, समझ गए ना? इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर इस क्लास को इंजॉय करके आराम से, किसी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का डब्बा है, जब मन किया तब उठ के खिड़की में चले गए, वापस आके बैठ गए, याद कर लिया, 2 चीज याद करके आ गए, वापस आ गए। इस प्रकार है ना, इतना भी ट्रेन का डब्बा मत बना देना, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 11 बजे तक आपकी दिक्कत आएगी। चलिए, एक तो होते हैं आंतरिक निर्धारक, पर आराम से इसे बिंदास होके पढ़िए, और बाह्य निर्धारक, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, समझा देता हूँ, ठीक है। लिखिए व्यक्तित्व के निर्धारक, और व्यक्तित्व के निर्धारक में लिखिए आंतरिक निर्धारक और बाह्य निर्धारक। इसको ठीक से लिखूं,
बाह्य निर्धारक, आंतरिक निर्धारक और बाह्य निर्धारक। आंतरिक निर्धारकों के नीचे लिख लो जैविक कारक, ऐसे ही। जैविक कारक, जैविक कारक, इसका बायोलॉजिकल फैक्टर लिख लो इंग्लिश मीडियम में, बायोलॉजिकल फैक्टर, और उसको एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर लिख लो। आंतरिक निर्धारक, इसके नीचे लिखो जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर। इसको पहले समझेंगे, बहुत आसान है, 2-4 मिनट में हो ही जाएगा। देखिए, आंतरिक निर्धारक का मतलब होता है कि जो अपन क्या पढ़ रहे हैं ऊपर देखो, और व्यक्तित्व में आप कहीं न कहीं आपकी फिजिकल अपीयरेंस का रोल भी मानते हो क्या? देखो, ऐसा ये फिक्स नियम है, मैं आपको बता, आरपीएससी का और यूपीएससी का, कि फिक्स बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर कोई ठीक दिखता है, लड़किया लड़का दोनों में, ठीक से बोल लेता है, ठीक दिखता है, उसके 10 नंबर और अन्य स्टूडेंट से फालतू हो सकते हैं, ये पक्की बात है। चाहे यूपीएससी देख लीजिएगा, चाहे आरपीएससी के बोर्ड में, अगर आप थोड़े से ठीक दिखते हैं तो आपके 10 मार्क एडिशनल आ जाते हैं, ये पक्की बात है। और ये केवल इंटरव्यू तक सीमित नहीं है, आप कहीं भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं कि हाँ, अगर आप थोड़े ठीक हैं, बोलते ठीक हैं, तो आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके। ये इंटरव्यू बोर्ड का एक रवैया सेट हो जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, उनको छोड़ो यार, पार्क में घूम रहे हो, एक आंटी जी अपने एक बेटे को खिला रही है, बहुत क्यूट सा, गोल्लू सा, लाल सा बच्चा है। एक और खिला रही है जो चलता इधर है ना, पैर इधर जा रहे हैं, आपको ना, वो कौन से को आप गोद में उठा के ना थोड़ा सा आप उसको खिलाओगे या ठीक से बात करोगे? ओबियस सी बात है ना, ये तो सेट है ना, दिमाग में अपनी मेंटलिटी सेट है। तो कहीं न कहीं व्यक्तित्व में बाहरी कारक भी तो, इंटरनल जो आपके बाहरी जो कारक हैं, आप कैसा दिखते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो भी तो निर्धारित करेगा। अब एक दूसरी बात है, ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरी बात देखिए, अब इधर आओ आप, जैसे बाह्य कारक कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिएगा आपके घर पे एक सब्जी, आपके घर के बाहर एक सब्जी बेचने वाला लड़का आता है, वो लारी लेके, और वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, अच्छे बाल खड़े कर रखे हैं ऐसे, है ना, वो पैंट ऊपर तक पहन रखी है, उसके सॉक्स दिखते ही नहीं है जैसे पहन भी रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, इस प्रकार का। ठीक है, आप उससे कोई खास प्रभावित होंगे नहीं कि ठीक है यार, सब्जी बेच रहा, कोई काम छोटा मोटा नहीं। मैं तो आप आरएस की तैयारी करूँ हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा क्लास में कोई लड़का है, थोड़ा उससे कम ठीक दिखता है, अच्छी रैंक आ रही है, अच्छा लिख लेता है, बोल भी अच्छा लेता है, रेस्पेक्ट भी करता है सबका, तो कहीं न कहीं अपने दिमाग में कौन से की छवि ज़्यादा ठीक रहेगी? क्लास वाले की। इसका मतलब इनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे रादर देन उस सब्जी वाले की बजाय। तो थोड़ा सा कम स्मार्ट होने के बावजूद अगर बाहरी कारक थोड़े ठीक हैं, आपका अपीयरेंस ठीक है, आपका नॉलेज ठीक है, आपकी क्लाइमेटिकल कंडीशन सारी ठीक हैं, आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, घर में कोई परिस्थिति, कई बार क्या होता है कि घर में कई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे आदमी पूरे दिन अपसेंट रहता दिमाग को लेकर, तो वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित तो करता ही करता है। जैसे कोई इस प्रकार की घटना घट जाए, सुबह इंटरव्यू था आपका और रात को इस प्रकार की कोई परिवार में कुछ इस प्रकार की अनहोनी हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना इसे। तो फिर इंटरव्यू में आपका वो सारा आउटपुट दे देंगे क्या कि जितना आप देना पा रहे नहीं, क्योंकि दिमाग तो उधर लगा रहेगा। तो व्यक्तित्व में आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के निर्धारक होते हैं, एक इंटरनल, दूसरे एक्सटर्नल। आंतरिक कारक जो है व्यक्तित्व के, ये आंतरिक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं कि सारे कि मतलब व्यक्ति का बायोलॉजिकल फैक्टर है वो सारे आंतरिक कारक हैं, और बाहरी जो पर्यावरणीय कारक हैं वो कैसे कारक हैं? बाह्य कारक हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए सर, तो सबसे पहले अपन आंतरिक कारक लिखेंगे, और आंतरिक कारक इनके ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इनके नीचे जैविक कारकों के नीचे लिखिए आंतरिक कारक, फिर जैविक कारक, और इनमें कारक लिखिए कुछ। देखो, शारीरिक संरचना, 2 नंबर में आएगा, इसके 15 वर्ड लिख लो, किसके? व्यक्तित्व के निर्धारक के 15 वर्ड। शारीरिक संरचना, यहां पे लिखो 15 वर्ड, यहां पे, ठीक है।
इसको दो भागों में बटा लो। यहाँ पे लिख लो आंतरिक जैविक कारक, इसके नीचे लिखना है शारीरिक संरचना या शरीर की बनावट, एक ही बात है। जो लिखो स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य। तीसरा लिखो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसका बड़ा रोल है, बताता हूं कैसे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा लिखो आध्यात्मिक उन्मुखता, आध्यात्मिक उन्मुखता। ठीक है, फुल स्टॉप। देखो इसको समझे आप, मतलब इसमें दो तीन में तो कोई, एक आदमी जैसे आध्यात्मिक उन्मुखता है, कोई आदमी आध्यात्मिकता की तरफ झुका होता है। आध्यात्मिकता मतलब मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा कि आस्तिक होना ठीक है, नास्तिक होना, वो अलग अलग मैटर है। तो आप ये बताएं कि आध्यात्मिक उन्मुखता किस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। कि ये पक्की बात है कि जैसे मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति को, आपको कोई ये कहे कि आपको डेली 3 बजे उठ के पढ़ना है या खेलना है, कुछ भी करना, 3 बजे उठना आपको, तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन पर हो सकता है कि आप लंबे टाइम इसको परस्यू नहीं कर पाए। संभावना तो बनती है ना कि भाई लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर कभी तो छुट्टी कर ले कि यार रात को मूवी देखने लग गए थे, लेट सोए थे, नहीं उठा जाएगा। अब इसी को अपन आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। मैं किसी देवता से नहीं जोड़ रहा हूं, वो अपना अपना मानना है कि आप मानते नहीं मानते हैं। अब मान लीजिएगा आपको मंदिर में आरती करनी है, अब कोई पुजारी जी हैं या आपको आरती करनी है, कभी ऐसा सुना है कि आज तो पुजारी जी लेट उठे हैं, आरती हुई नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आध्यात्मिकता व्यक्ति को एक अनुशासन प्रदान करती है, एक संबल सहारा प्रदान करती है। तो आध्यात्मिकता कहीं न कहीं व्यक्ति को अनुशासनशील बनाती है। दूसरा, जो सही आध्यात्मिक लोग होते हैं वो थोड़ा सा सत्यवादी टाइप के होंगे, अनुशासनिक जीवन होगा उनका, थोड़ा छल कपट थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये अलग अलग पैरामीटर हैं, क्योंकि इन्होंने तो बताया ना व्यक्तित्व है कि हो सकता है आपको लगे कि यार सर हमारे वो पुजारी जी हैं वो तो थोड़े सही आदमी नहीं है, वो अलग अलग है ना, अलग अलग। ये व्यक्तित्व के निर्धारक कारक हैं कि ये सही को पैरामीटर माना जाए। तो सबसे पहले आध्यात्मिक उन्मुखता कैसे निर्धारित करेगी व्यक्ति को? अनुशासन, अच्छा अनुशासनिक जीवन, संयमित जीवन जिएगा व्यक्ति, कर्तव्य परायण होगा, झूठ कम बोलेगा, ठीक है, एक ठीक ठाक सी पर्सनैलिटी होगी उसकी, ये व्यक्ति ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी ठीक है थोड़ी सी, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा ही तो बोलते हैं अपन। तो आध्यात्मिक उन्मुखता। एक इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, अपने शरीर में आपका ना कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में एक ग्रंथि अपनी एड्रिनल ग्रंथि, बाकी तो चर्चा नहीं करेंगे, एक को बता। एड्रिनल ग्रंथि है, ये एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनल हार्मोन रिलीज करती है, और वो एफ पर काम करता है, फ्लाई पर, फियर पर, फाइट पर, 3F पर काम करता है, लड़ो और भागो और ये करो वो करो, है ना। तो अगर किसी में एड्रिनल का ज़्यादा स्राव है किसी व्यक्ति में, तो वो बड़ा हेस्टी टाइप का मिलेगा, बड़ा मतलब हेस्टी का मतलब होता है कि बड़ा उतावला टाइप का आदमी मिलेगा, बड़ा अजीब टाइप का, हमेशा लड़ाकू मुद्रा में रहेगा, इस प्रकार का। क्योंकि एड्रिनल तो आपसे सब कुछ करवा देता है, वो जो आप नहीं करना चाहते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं ना मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो एड्रिनल अगर है, एड्रिनल का अगर किसी में स्राव ज़्यादा है। दूसरा, आपको पता है कि अपने ब्रेन में दो ग्लैंड होती हैं, एक होता है पिट्यूटराइन पीयूष ग्रंथि, और दूसरा एक होती है हाइपोथैलेमस, जिसको हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों अपने शरीर का मेंटल बैलेंस बना के रखते हैं, ये मान के चलिए। पीयूष पर कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है और पीयूष बाकी सब पर नियंत्रित करना है, समझ गया ना। एक अपने ब्रेन में होती है पीनियल जिसे मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, एक पीनियल ग्लैंड होती है जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करती है कि 4 बजे 20 दिन उठ गए तो 21वें दिन 4 बजे आंखें एक बार जरूर खुलेंगी, तीसरी आंख है शिवजी वाली, वो पीनियल ग्लैंड है। अगर इन सारी ग्लैंड का, क्योंकि यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि आपको लिखवाया ना टॉपिक, मतलब हेडिंग डलवाई है, तो इसको आप समझे कि कैसे अंतःस्रावी ग्रंथि व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सारी ठीक ठाक से काम कर रही हैं, सारा एडजस्टमेंट उनका ठीक है, तो व्यक्ति ठीक रहेगा। और अगर किसी एक का भी ऊपर नीचे हो गया मामला तो फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल है, एड्रिनल है, ये ग्लैंड, बाकी का तो चलो कोई नहीं, जैसे
बाकी ग्लैंड का तो इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, पर ये सारी अगर आपके लिए ठीक ठीक से काम करें तो शरीर का मेंटल बैलेंस भी बना रहेगा और फिजिकल बैलेंस, उपापचय जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो सारी सारी आपकी ठीक रहेंगी। ये हो गए सारे के सारे इंटरनल कारक, आंतरिक कारक। ठीक है, आप इसमें जब एग्जाम्पल देना चाहें तो आप एड्रिनल का या पिट्यूटाइन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देके कि पीयूष ग्रंथि और एक आपको हाइपोथैलेमस और एक पीनियल, इन 3 ग्लैंड को तो आपको जरूर ही एड्रिनल, इन 4 को तो आपको नाम लिख के आना है, वहाँ एग्जाम में लिख देना। चलिए बाह्य कारकों में लिखिए, लिखो सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बाह्य कारकों में लिखना सर आपको। एक काम और कर सकते हैं, बाह्य कारक के साथ पर्यावरणीय कारक भी आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में पर्यावरणीय कारक लिख लीजिए, जगह है तो। पर्यावरणीय कारक, बाह्य कारक, पर्यावरणीय कारक भी निर्धारित करते हैं, पर्यावरणीय कारक, शाबाश। इसके बाद आप लिखिए सामाजिक व्यवस्था हो गया। दूसरा लिखिए सामाजिक, फिर लिखिए सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तीसरा लिखिए आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तीसरा लिखिए आर्थिक कारक, फुल स्टॉप। अब ये कारक देखो, आर्थिक, जैसे मान लीजिएगा कि इसके वर्णन लिखवाने से वो बच्चों वाला वर्णन हो जाएगा। आप ये बताएगा कि आर्थिक कारक व्यक्तित्व को निर्धारित करता है क्या? हाँ, अब जो नहीं बोल रहे हैं मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं मुझसे, पर ये बताए कि सर आप बताएं। आप, हाँ सर आप आज पहली बार है, अच्छा ठीक है, आप तो नहीं बताएं, फिर कल नहीं होंगे। सर आप बताएं, ये बताएं कि आर्थिक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं क्या? कैसे? जो मन में आए वो बता दो। इधर वाला कैमरे में भी नहीं आता, आप बताएं जो बताना है। यस, आदमी एक तो जैसे यहाँ पे दो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हालांकि ये एग्जाम्पल देना थोड़ा ठीक नहीं, आप लोगों के आदमी ठीक नहीं है थोड़ा। 2 टीचर यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हैं, एक ऐसे ओडी से उतर के आ रहा है, ओडी वाली चाबी घुमा के आ रहा है, एक तरफ मेरी तरह कोई मर पड़ के ऑटो में पहुंचा है, यहाँ पे हाँफते ऊपर चढ़ा है। किसका व्यक्तित्व तो आपको, अब आगे क्या क्लास में क्या हो रहा है उसका नहीं है, वो तो बाद की बात है, क्योंकि क्लास में तो बच्चों को तो वो दिखता ना कि वो बाहर नीचे उसकी ओडी खड़ी है, एक साइकिल खड़ी है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना समझ में आया वो मैटर करता है। पर फिर भी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है आर्थिक कारकों से प्रभावित होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। तो आर्थिक कारक, सामाजिक अवस्थिति कैसे प्रभावित करती है? सामाजिक अवस्थिति ऐसे प्रभावित करती है, जैसे मान लीजिए, ये भी एग्जाम्पल अदरवाइज मत लेना, जैसे मान लीजिए 2 कम्युनिटी है, 2 कम्युनिटी को आप एक तो ले लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी जैसे मीना या फिर कोई भी, और एक ले लीजिएगा कि राजपूत कम्युनिटी, 2, या ब्राह्मण कम्युनिटी या जाट कम्युनिटी, कोई भी ले लीजिए। अब बताओ कौन सी महिला ज्यादा बोल्ड होगी? बिल्कुल सही से सहज में बताओ, कौन सी महिला ज्यादा बोल्ड का मतलब वो ठीक है जंगल में चली गई, लकड़ी भी काट ली, कोई सामने आए उससे बात भी कर ली, वो ट्राइबल, क्योंकि उसकी सामाजिक अवस्थिति उसको उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका देती है। दूसरा, अब अपने अपने ट्रेडिशन है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई लेडीज घूंघट में रहती है किसी भी सोसाइटी की, अब पता ही नहीं कि वो घूंघट निकाल रखा, तो वो अपना व्यक्तित्व उस प्रकार थोड़ी संवार पाते हैं कि जिस प्रकार से एक ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। अब इस पे डिबेट नहीं है कि सर वो घूंघट निकालना अच्छा है बुरा है, वो अपना अपना लुकआउट है, या इधर वाला जंगल में लकड़ियां काटना लेडीज के लिए ठीक है कि नहीं, वो एक अपना अलग व्यू है। मैं आपको केवल पर्सनैलिटी बता रहा हूँ, किस प्रकार से सोशल कारक है वो पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, क्योंकि निर्धारक पढ़ रहे हैं ना अपन तो। दूसरा, एक किसी रिमोट एरिया की लड़की, ग्रामीण क्षेत्र की लड़की, और एक दिल्ली मेट्रो में रहने वाली, किसी एमएनसी में जॉब करने वाली लड़की, अब उनको खड़ा करेंगे तो ऐसे रात दिन का अंतर लगता है ना, कि भाई ये लड़की बहुत स्मार्ट का मतलब अपीयरेंस नहीं, स्मार्ट का मतलब मेंटली कितनी स्ट्रोंग है, कि बात करने का तरीका, वो हर परिस्थिति मैनेज कर लेता है। अपने गांव वाले तो है ना, बस में भी अकेले नहीं जाते हैं, जबकि इतनी भीड़ होती है फिर भी अकेले नहीं जाना होता है, और वो अकेले जो जैसे
नाइट शिफ्ट होती है तो अकेले काम करने चले जाते हैं। इस प्रकार से बोल तो व्यक्तित्व के निर्धारक हो गए, सामाजिक अवस्थिति, सामाजिक कारक भी हो गए, आर्थिक कारक भी हो गए व्यक्तित्व के निर्धारक। और कोई आप एग्जाम्पल आपके दिमाग में सूझता तो और भी कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक इसमें लिखिए एजुकेशन, आर्थिक कारक के नीचे, इसी में बाह्य कारकों में, पर्यावरण कारक में शिक्षा लिख लीजिएगा कि शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। ये आपको बस एग्जाम में कोट करके आ जाना है कि जैसे मान लीजिएगा कि एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा देखे, आप एक हिंदी मीडियम का बच्चा देखे, इंग्लिश इज नॉट मियरली मीडियम, दिस इज कल्चरल डिफरेंस बिटवीन हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। ये कल्चरल डिफरेंस है, इसको अदरवाइज कभी नहीं लेना कि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ या इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। देखो, इंग्लिश मीडियम वालों का एक अलग कल्चर है, उनकी एक अलग संस्कृति है, वो अलग कल्चर में जीते हैं, अलग कल्चर में रहते हैं। हिंदी मीडियम का वो भी सरकारी स्कूल का हो जाए तो फिर तो पोबारा हो जाएगा पूरा अच्छे से। इंग्लिश मीडियम वाला और हिंदी मीडियम, आप इसको समझे या नहीं समझे, उनमें कल्चरल डिफरेंस होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिएगा कि कुछ बच्चे 12th के पहले मेरे पास पढ़ने आते थे, इंग्लिश पढ़ने आते थे, तो 3-4 एक तो हिंदी मीडियम के थे, 5-6 इंग्लिश मीडियम के थे। अब उनको कैसे पहचान लोगे पता है कि हिंदी मीडियम वाले ने जूते कहाँ खोले और इंग्लिश मीडियम वाले ने, क्योंकि रूम में आते थे जूते बाहर खोल के आते थे। हिंदी मीडियम वालों का एक ऐसे पड़ा और एक मोदा उधर पड़ा है और वो सारे कमरे में भागते हुए आते आके बैठ गए। इंग्लिश मीडियम वालों का ऐसे पता लगता है प्रॉपर एडजस्टमेंट किया, ये जूते इनके उतारे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के इधर अलग ही। तो मैं उनके जूते देख के पहचान लेता था कि हाँ ये हिंदी मीडियम वाले इधर, इंग्लिश मीडियम वाले इधर। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन होता था कि मैं इनमें देखूँ कि क्या डिफरेंस होता है। समझ में आ गया ना मेरी बात? ये इसलिए अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको वो सिखाया जाता है और हिंदी मीडियम में इतना कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। पर ये पर्सनैलिटी तो डिटर्मिनेंट है ही ना, इसमें क्या बड़ी बात है? या आपको चेक करना हो तो कर लीजिए। जैसे एक तो हिंदी मीडियम की स्कूल की छुट्टी होएगी और एक इंग्लिश मीडियम छुट्टी होगी, तो हिंदी मीडियम वाले तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी का बैग वैग भी फाड़ दें तो कोई छोटी बात है उनके लिए, तो ठीक है। एक इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से ठीक से, अब एक्सेप्शन इज एवरीथिंग, अपवाद हर जगह। हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इतने खतरनाक हों कि हिंदी मीडियम वाले भी इतने अच्छे हों, पर वो एक कल्चरल डिफरेंस है। तो बताओ शिक्षा व्यक्तित्व को निर्धारित करती है या नहीं करती है? ये सर आपको इतना लिख के आना एग्जाम में। और कुछ एग्जाम्पल आप अगर दिमाग में सूझे तो लिख देना, जैसे हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम, रिमोट एरियाज वर्सेज अर्बन एरियाज, या किसी ऐसे कोई जाति का नाम मत लिख देना कि उच्च वर्ण और जैसे ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो इससे सपोर्ट हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। किसी का एग्जाम्पल मत लिख देना वहाँ पे कि ब्राह्मण महिलाओं को उचित मौका नहीं मिला अपनी पर्सनैलिटी को सुधार करने का। अगर वो ब्राह्मण हुआ तो फिर आपको उचित मौका वो भी नहीं देगा। चलिए, हाँ, अब लास्ट टॉपिक अपना बचा है, इसमें व्यक्तित्व का आंकलन। तो आप हेडिंग लगाइए, व्यक्तित्व का आंकलन किस प्रकार से किया जाता है। नई हेडिंग है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हर बार फ्रीक्वेंटली से क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तित्व का आंकलन, नए सिरे से हेडिंग लगाई थोड़ी जगह छोड़ के, व्यक्तित्व का आंकलन।